आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस होती है, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कोई भी होस्ट है वो रेजिस्टेंस जो शो करता है किसके अगेंस्ट, फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर होस्ट है, इस होस्ट के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर रहा है, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फॉरेन बॉडी इन्वेड कर रही है, तो जो ये होस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, जो होस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा यानी उस फॉरेन बॉडी के खिलाफ फाइट करेगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, इम्यूनिटी। ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्फेक्शियस डिसीज़ को प्रिवेंट करने में। ठीक है। सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से प्रिवेंट करती है इम्यूनिटी हमारी इन्फेक्शियस डिसीजेस को, और कितने टाइप की होती है। इम्यूनिटी सबसे पहले दो टाइप की डिवाइड की हुई है, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ये वो इम्यूनिटी होती है जो इंडिविजुअल प्रोसेस करता है बाय बर्थ, यानी इंडिविजुअल का जब बर्थ होता है तब उसकी स्पीसीज़ की जो स्पेशलिटी या फिर बाय बर्थ जो इम्यूनिटी प्रेजेंट हो पर्सन के अंदर, या बर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रेजेंट हो, वो इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ हिज जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। और ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो किसका नतीजा है, वो जेनेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप की वजह से होती है। ये डिपेंड नहीं करती प्रायर कांटेक्ट विद फॉरेन एंटीजन। जैसे नॉर्मल इम्यूनिटी कैसे बनती है, हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी बनती है कि जो भी फॉरेन बॉडी है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, वो हमारी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है, फिर हमारी बॉडी उसके साथ फाइट करती है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है, जिसके ज़रिए हमारी इम्यूनिटी फॉर्म होती है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी जब कोई इंडिविजुअल बर्थ होगा तो इंडिविजुअल बाय बर्थ ही इन्नेट इम्यूनिटी प्रोसेस करेगा, यानी उसकी बॉडी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इसी के बारे में बात करेंगे आगे कि मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। अगर आप इन्नेट इम्यूनिटी को देखोगे तो इन्नेट इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैकेनिज्म क्या क्या है। ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी में जो हमारी मेन मैकेनिज्म वो ये है कि जो इन्नेटली यानी जो पर्सन है उसका जो बॉडी का कंस्टिट्यूशन है वो इन्नेट है। जैसे कि एपिथेलियल सरफेस की बात करें पर्सन में, तो पर्सन की जो स्किन है, जो इंडिविजुअल है बाय बर्थ से वो स्किन कंटेन करेगा। और स्किन किस में मदद करती है, इम्यूनिटी कैसे फॉर्म करती है स्किन इट ओनली एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट नहीं करती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, लेकिन ये बैक्टीरियासाइडल सिक्रीशन भी सिक्रीट करती है। यानी कि देखो, जो हमारी स्किन है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो स्किन की, एपिडर्मिस में भी स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये पहला तो डेड लेयर से बनी हुई है। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे क्या है, कांटेक्ट तो करेगा लेकिन इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कैरेटीन की लेयर चढ़ी हुई है, कैरेटीन जो कि डेड प्रोटीन फॉर्म करता है। दूसरा, स्किन कुछ ऐसे सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करती है जो कि नेचर में बैक्टीरियासाइडल है, जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं, उनके लिए हार्मफुल है। हाई कंसंट्रेशन जब होता है सॉल्ट का ड्राइंग स्वेट में, तो सिबेकियस सिक्रीशंस भी रिलीज़ होती है, साथ में फैटी एसिड्स भी कंट्रीब्यूट करता है, किसके लिए, बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी के लिए। यानी स्किन से जब हाई सॉल्ट यानी कि स्वेटिंग के थ्रू सॉल्ट वगैरह बाहर निकलती है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है स्वेट में, सिबेकियस ग्लैंड की जो ऑयली सिक्रीशंस निकलती है, साथ में जो लॉन्ग फैटी चेनी फैटी एसिड्स हैं, वो भी बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी करते हैं स्किन में। दूसरा है हमारा एपिथेलियल सरफेस में, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल नोज़ में, हमारे ट्रैकिया वगैरह में जब हम एयर इनहेल करते हैं तो आपको पता है कि हमारी नोज़ के अंदर सिकी सब्सटेंस म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस एयर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन बॉडीज़ है, उनको अपने साथ बाइंड कर लेता है। ठीक है। एयर को फिल्टर करके आगे की तरफ जाने देता है। और साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नेज़ल एयर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारी नोज़ के अंदर, वो भी डस्ट को फिल्टर करने का काम करते हैं। इनहेल्ड पार्टिकल्स को अरेस्ट कर लिया जाता है नेज़ल पैसेज में, हमारी नोज़ के पैसेज में, किसकी मदद से, म्यूकस की मदद से। कौन सिक्रीट करता है उसे, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस सिक्रीशंस जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो क्या काम करते हैं, ट्रैपिंग मैकेनिज्म का काम करती है।
और जो हेयर है, सीलिया जैसी प्रोजेक्शन है, वो पार्टिकल्स को फेरिंग्स की तरफ धकेलती है, जहाँ उसे स्वेलो कर लिया जाता है या बाहर कफ कर दिया जाता है। कफ रिफ्लेक्स एक्ट एज ए इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। कफ रिफ्लेक्स हमारा जो खांसी आना है वो एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। यानी कि नोज की एंट्री के थ्रू जब डस्ट पार्टिकल आएंगे तो म्यूकस की लेयर क्या करेगी, उसे बाइंड कर लेगी डस्ट पार्टिकल्स को। अगला इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट किस तरीके से इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जैसे कि माउथ के अंदर सलाइवा होता है और सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। माउथ प्रोसेस सलाइवा जिसके पास इनहिबिटरी इफेक्ट रहता है कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। कुछ बैक्टीरिया को हम स्वेलो भी कर लेते हैं तो उसे हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट का जो गैस्ट्रिक वाला पोर्शन है, यानी कि हमारा स्टमक वाला पोर्शन है, जो एसिड सिक्रीट करता है बाय द एसिडिक पीएच, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से। अगला है कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा कैसे मेन रोल प्ले करते हैं इननेट इम्यूनिटी में? जो हमारे टीयर्स हैं, ठीक है, वो मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारी आइस की सरफेस पे कुछ बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स सेटल आउट हो गए हैं तो टीयर्स क्या करते हैं, उन्हें वॉश आउट करते हैं, उन्हें फ्लश करते हैं। साथ में टीयर्स के अंदर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है हमारे आंसुओं के अंदर, नाम है एंजाइम का लाइसोजाइम। ये टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका जो एक्शन होता है ना, वो होता है बैक्टीरियासाइडल एक्शन, यानी ये बैक्टीरिया को किल करता है। ओके। अगला है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारा फ्लशिंग एक्शन होता है यूरिन का, यानी कि हमारी बॉडी से ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर, यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू किडनी, फिर किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, उससे यूरेथ्रा। लेकिन जो ये यूरिन एलिमिनेट हुआ है, ये साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, उसे भी यूरेथ्रा के थ्रू ये क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये भी हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि जो इंडिविजुअल बाय बर्थ पैदा हुआ है, बाय बर्थ से लेके उसके पास ये सारा कंस्टिट्यूशनल जेनेटिक मेकअप है, उसके बॉडी में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं और ये इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करती हैं। एसिडिक पीएच जो होता है, अब वेजाइना की बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो फीमेल्स में वेजाइना में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि वेजाइना को एसिडिक पीएच मेंटेन करता है फीमेल्स में, जिसकी वजह से किसकी वजह से करता है, ये फर्मेंटेशन होता है ग्लाइकोजन का लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से, जिसकी वजह से एसिडिक पीएच होने के कारण वेजाइना फ्री रहती है कई सारे पैथोजन से। एंड व्हाट इज़ पैथोजन्स? पैथोजन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला है एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस के अंदर अगर आप बात करोगे तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्मेशंस होती हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड में और टिश्यूज़ में। इन सब्सटेंसेस का नाम है प्रोपर्डीन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और कुछ एंजाइम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल, यानी कि एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं सब्सटेंसेस। अगला है सेलुलर फैक्टर। कुछ इन्फेक्टिव एजेंट जब एपिथेलियल सरफेस को, यानी हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जब उसे क्रॉस कर जाते हैं तो टिश्यू फैक्टर डिफेंस प्रोवाइड करता है। वो कैसे प्रोवाइड करता है? जब इन्फेक्टिव एजेंट जो है टिश्यू में इन्वेड करते हैं तो एक एक्सीडेटिव इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है, और वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन किसका नतीजा है? एक्यूमुलेशन ऑफ फैगोसाइट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, यानी हमारा पर्टिकुलर जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर फैगोसाइटिक सेल्स पहुँच जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देखने को मिलेगी फैगोसाइटिक सेल्स की वजह से, क्योंकि फैगोसाइटिक सेल्स क्या करेंगे, फैगोसाइटिस करेंगे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, फैगोसाइटिक सेल इंजेस्ट करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे,
लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जैसे कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज़ के, ये एम जो है ये माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये रजिस्ट करते हैं इस टाइप की किलिंग को और मल्टीप्लाई करते हैं फैगोसाइट्स के अंदर भी, जिसकी वजह से डिसीज़ हो पाती है। अगर फैगोसाइट्स इन बैक्टीरिया को नहीं किल कर पाएगा तो ये अपना नंबर बढ़ाएंगे और क्या कॉज करेंगे, डिसीज़ कॉज कर देंगे। अगली इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हम अपने एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में, द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एक्वायर करता है ड्यूरिंग लाइफ, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। 2 टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। देखो अगर नॉर्मली तुम्हें समझना है एक्टिव और पैसिव, तो सिंपली एक चीज़ याद रखना कि जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, मैं अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करूं तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है हमारे बॉडी सेल्स है, जो हमारे बॉडी सेल्स है, या मान लो जो भी हमारी सेलुलर इम्यूनिटी है, WBCs वगैरह, सेलुलर इम्यूनिटी, वो पार्टिसिपेट करेगी। अगर हमारे बॉडी के सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी, अगर बॉडी के सेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो पैसिव कहलाएगी। इसमें क्या होता है, बॉडी सेल डज नॉट, ठीक है, बॉडी सेल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है उसमें बॉडी सेल पार्टिसिपेट करेंगे और जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें बॉडी सेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कि किसके थ्रू मिलती है हमें एक्टिव इम्यूनिटी, थ्रू क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, कि हम कोई भी बच्चा है जैसे वो बीमार होगा पर्टिकुलर, उसे कोई भी क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा, तो उस बच्चे की जो WBCs है सबसे पहले क्या करेगी, बार बार एंटीबॉडी बना के उसे रजिस्ट करने की कोशिश करेगी। जब एक बार वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो उस डाटा को मेमोराइज रखेगी मेमोरी सेल्स में कि उसने उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे मारा था। तो जब अगर वो कभी अगली बार वही पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चे की बॉडी में दोबारा आएगा तो फटाफट उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर दी जाएंगी, ठीक है। और इस तरह की इम्यूनिटी डेवलप होने को हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो कैसे हो सकती है, इंड्यूस बाय वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन का मतलब एंटीबॉडी वगैरह नहीं दे रहे, वैक्सीनेशन का मतलब है हम बच्चे की बॉडी में वीक पैथोजेंस या फिर डेड पैथोजेंस इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इनोकुलेट करते हैं। जब बच्चे की बॉडी इन वीक पैथोजेंस के खिलाफ रिएक्ट करती है और एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है, दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। मैकेनिज़्म क्या है एक्टिव इम्यूनिटी का, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो दोनों तरीके की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, ह्यूमोरल भी और सेल मीडिएटेड भी, ठीक है, ह्यूमोरल भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी, दोनों को ये पैरेलली इवॉल्व करता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है एंटीबॉडी इमीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सीधा सीधा डिपेंड करती है कि हमारे प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, जो भी एंटीजन आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और ये सेल्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे जो स्पेशली एंटीजन से कंबाइन होगा और उनकी एक्टिविटी को मॉडिफाई करेगा। अगला है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का याद रखना, नॉर्मली एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगी एंटीजन के खिलाफ, सीधा सीधा एंटीबॉडीज़ क्रिएट होगी एंटीजन के खिलाफ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में जो टी लिम्फोसाइट है जो कि WBC का एक टाइप है, वो हम सर्टेन एंटीजन्स के खिलाफ डेवलप होते हैं। सेल मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया वगैरह से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और साथ में मेन चीज़ ये है कि जो टी लिम्फोसाइट है वो आइडेंटिफिकेशन का काम भी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन का भी काम करते हैं। वो फॉरेन बॉडी सेल्स को और हमारे बॉडी सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, जिस वजह से हमारी फिर जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो पाती है पर्टिकुलर पैथोजेंस के खिलाफ।
टाइप्स जो हमने पढ़ा था, जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो दो टाइप की है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी थी और आर्टिफिशियल थी। नेचुरल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल जो है ये हम एक्वायर करते हैं किसकी मदद से, क्लिनिकल और क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से। और जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। पर्सन जो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्शन से क्या है रिकवर करता है वो नॉर्मली नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। यानी जो पर्सन बीमार होने के बाद इम्यूनिटी डेवलप करता है ना नॉर्मली, ठीक है, बिना किसी वैक्सीनेशन वगैरह के, तो उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी किसे बोला जाता है, जो वैक्सीनेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। वैक्सीनेशंस मीन की वीक और डेड पैथोजेंस जब हम बच्चे की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो वैक्सीन्स होती है कैसी होती है, ये प्रिपेयर की जाती है लाइव एटीन्यूएटेड यानी वीकेंड या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कम एंटीडेटेड मतलब कमज़ोर या वीकेंड किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और देयर एंटीजेंस टॉक्सॉइड्स या फिर एंटीजेंस या उनके टॉक्सॉइड्स से। जो किल्ड वैक्सीन्स होती है इनमें ऑर्गेनिजम्स को कैसे मारा जाता है, हीट के द्वारा, फॉर्मेलिन के द्वारा, फिनॉल या अल्कोहल के द्वारा। और जो टॉक्सॉइड प्रिपेयर किए जाते हैं वो बैक्टीरियल एंड एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं जो कि इनएक्टिवेट फॉर्म में दिए जाते हैं। इनएक्टिवेट कैसे करते हैं, फॉर्मेलिन की मदद से या फिर एलम की मदद से। टॉक्सॉइड आर इम्यूनोजेनिक बट नॉट टॉक्सीजेनिक। इम्यूनोजेनिक है मतलब हमारा इम्यून रिस्पॉन्स तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करवाएंगे, लेकिन ये टॉक्सीजेनिक नहीं है, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेंगे लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कराएंगे। दोबारा सुन लो, आर्टिफिशियल के अंदर क्या करोगे आप, वैक्सीनेशन दोगे बच्चे को, और वैक्सीनेशन मीन्स जो वैक्सीन दोगे वो वैक्सीन के अंदर लाइव या फिर वीक या फिर किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अगर आप उन्हें बच्चे की बॉडी में इंसर्ट करोगे तो बच्चे की बॉडी रिएक्ट करेगी, यानी कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये फॉरेन बॉडी है, फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ बनाई जाएगी। और अगर इस मेथड से इम्यूनिटी डेवलप हो तो इसे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। आगे वैक्सीन्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स यूज़ हो सकती है। जैसे लाइव वैक्सीन्स यूज़ होती है, BCG यूज़ होती है ट्यूबरकुलोसिस के केस के लिए, सेबिन वैक्सीन होती है पोलियोमाइलाइटिस के लिए, ये आप याद कर लेना अच्छे से। MMR वैक्सीन होती है मीज़ल्स, मम्प्स और रुबेला के लिए। और किल्ड वैक्सीन्स यानी कि जिन्हें हीट या फॉर्मेलिन या अल्कोहल या इथेनॉल की वजह से किल कर दिया जाता है जिनके अंदर माइक्रोब्स को, जैसे कि TAB होती है एंट्रिक फीवर के लिए। TAB मीन्स टाइप A and B है, ठीक है। न्यूरल एंड नॉन न्यूरल वैक्सीन होती है रेबीज़ के लिए। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो कि हेपेटाइटिस B वायरस के लिए होती है। सॉल्व वैक्सीन पोलियोमाइलाइटिस के लिए, और किल्ड कोलेरा वैक्सीन्स, ये सारी किल्ड वैक्सीन्स थी। और बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स यानी जो बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स दिए जाते थे, दो बैक्टीरिया से टॉक्सिन्स लिए जाते थे जो कि कैसे होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं लेकिन वो टॉक्सीजेनिक नहीं होते। मतलब कि ये जो टॉक्सॉइड अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा जैसे बच्चे की बॉडी में, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स तो एग्जर्ट कराएंगे, मतलब इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन ये हार्म नहीं करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सेल्स को। कौन कौन से बैक्टीरियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टेटनस टॉक्सॉइड देते हैं टेटनस के केस में, या डिप्थेरिया टॉक्सॉइड देते हैं डिप्थेरिया के लिए, ठीक है, ये आप याद कर लेना अच्छे से। अगली है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव की अगर मैं नॉन सिंपली बात करूँ तो पैसिव मीन्स होता है आपका कि बॉडी सेल जो है डज नॉट पार्टिसिपेट। जो हमारे बॉडी सेल है या पर्टिकुलर मान लो जो WBCs है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बॉडी सेल यानी नॉर्मली जो इम्यूनिटी सेल्स है, अब नहीं करेंगे तो इम्यूनिटी कैसे, पैसिव इम्यूनिटी कैसे बनती है हमारी बॉडी में। और पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है वो किसके थ्रू होती है, जो बेबी मदर के वॉर्म में होता है, ठीक है। जब मदर ने बेबी को कंसीव किया होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी को, ठीक है, IgG एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबिन्स बोल सकते हो आप इन्हें। IgG एंटीबॉडीज़ या IgG इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो बेबी को
प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं मदर से। तो सबसे पहले ये पैसिव के अंदर कैसे आई, मीनिंग समझो। सबसे पहले तो नेचुरल है, किसकी बॉडी में फॉर्म हुई, बॉडी किसकी फॉर्म हुई, मदर में, ठीक है, मदर की बॉडी में फॉर्म हुई है ये एंटीबॉडीज़। उसके बाद बेबी को ये किसके थ्रू मिल रही है, प्लेसेंटा के थ्रू। अब है तो नेचुरल, लेकिन बेबी की बॉडी ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया ना, बेबी के बॉडी सेल ने तो कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। मदर से नेचुरल बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल रही है प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को, तो इस इम्यूनिटी को बोला जाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होगा, आर्टिफिशियल के अंदर नेचुरल तौर पे नहीं बनेगी एंटीबॉडीज़, ये बनेगी आर्टिफिशियल तौर पे, इनको प्रिपेयर किया जाएगा, जैसे कि एंटी सीरम इंजेक्शंस। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर जो हम इंडिविजुअल के प्री फॉर्म यानी पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ देते हैं, किस फॉर्म में, जनरली एंटी सीरम के फॉर्म में, इन्फेक्शियस एजेंट और टॉक्सिन्स के खिलाफ। इम्यून सिस्टम का कोई एक्टिव रोल नहीं होता पैसिव इम्यूनिटी में, ठीक है, हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिलती है बाहर से। प्रोटेक्शन स्टार्ट होता है इमीडिएटली जब इम्यून सिस्टम में हम ये सीरम को इंजेक्ट करते हैं। सीरम डायरेक्टली एक्ट करेगा और इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ, उन टॉक्सिन्स के खिलाफ, और इसका कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता जो कि एक्टिव इम्यूनिटी में होता है, और ये बहुत ही शॉर्ट लास्टिंग होती है। यानी कि मान लो आप बीमार हुए, आपने कोई भी मेडिसिन ली, वो आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल मान सकते हो आप, कि उन्होंने शॉर्ट एक्टिव इम्यूनिटी होती है, उन्होंने फाइट की जो भी पैथोजेंस थे, जो भी एंटीजेंस थे उनके अगेंस्ट, उसके बाद वो लॉस्ट हो जाती है। लेकिन ये यूज़फुल होती है जब हमें इमीडिएटली रिक्वायर्ड होती है ना, जब हमें एकदम से ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आ चुका है, बीमार है ज़्यादा, तो हमें पैसिव इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की थी, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो कि हमने अभी पढ़ा। नेचुरल में कैसे ट्रांसफ़र होती थी, मदर से फीटस या इन्फेंट को ट्रांसफ़र होती थी, फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू और इन्फेंट को होती थी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ठीक है, इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मदर से ये इम्यूनिटी मिलती है, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, जैसे कि इन्हें एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबिन्स कह सकते हो आप, प्लेसेंटा के थ्रू आईजीजी और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी इम्यूनोग्लोबिन्स बच्चे को मिलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज़ टू फीटस, कैसे होती है फीटस पे ट्रांसफ़र, ट्रांसप्लेसेंटली यानी प्लेसेंटा के थ्रू, और इन्फेंट को किस थ्रू होती है, मिल्क फीडिंग के थ्रू यानी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, और सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो मिल्क सिक्रीशन प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। और ये कब तक प्रोटेक्ट करती है बेबीज़ को, जब तक कि बच्चे का इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं होता। ये एग्जाम्पल है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का, पैसिव है ये, बनी बनाई मिल रही है मदर से। आर्टिफिशियल का कहने का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल के अंदर हम डायरेक्टली प्री फॉर्म्ड या फिर बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को हम पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अलग अलग रूट्स के थ्रू, और जो ये एजेंट यूज़ होते हैं इसके अंदर वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर हम क्या है सीरम की फॉर्म में देते हैं एनिमल को या ह्यूमन ओरिजिन को के कोवैलेसेंट सीरम एंड पूल्ड ह्यूमन गैमा ग्लोबुलिन, यानी कि हम प्रीपेड एंटीबॉडीज़ को पर्सन को एंटी सीरम के फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो इमीडिएटली एक्ट कर सके। दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनाइजेशन का यूज़ क्या है, सबसे पहला तो ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन नॉन इम्यून होस्ट को जो कि सीरियस इन्फेक्शन की थ्रेट फेस कर रहा है, या फिर ये सप्रेस करता है एक्टिव इम्यूनिटी को जो कि इंजरीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे RH इम्यूनोग्लोबिन्स ड्यूरिंग डिलीवरी इम्यून रिस्पॉन्स टू RH फैक्टर इन RH नेगेटिव मदर्स फिर RH पॉजिटिव, यानी मान लो मदर है RH नेगेटिव, ठीक है, मदर है RH नेगेटिव, बच्चा है RH पॉजिटिव, ठीक है, मदर है RH नेगेटिव, तो मदर की बॉडी जाहिर सी बात है एंटी RH एंटीबॉडी बनाएगी RH के खिलाफ। अब बच्चे की जो ब्लड सेल्स है उनको मदर की एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर देगी। इस केस को प्रिवेंट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभार एक्टिव इम्यूनिटी को सप्रेस करना पड़ता है ताकि मदर की जो ब्लड सेल्स है जो एंटी RH एंटीबॉडीज़ ना बना पाए, क्योंकि जो बेबी है
ये उसकी ब्लड सेल्स को हार्म करेगी। आपको पता है ना, आपने ब्लड ग्रुपिंग के अंदर पढ़ा था ये कि अगर मदर RS नेगेटिव, अगर कोई भी RS नेगेटिव है, अगर वो ब्लड RS पॉजिटिव से मिलेगा, तो अगर कोई पर्सन मान लो RS नेगेटिव है, अगर हम उसकी बॉडी में RS पॉजिटिव ब्लड को देंगे, ठीक है, ट्रांसफ्यूज़न करेंगे सॉरी, तो फिर जो नेगेटिव वाला पर्सन था वो anti-RH एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है। अगला, ट्रीटमेंट करने के लिए सीरियस इन्फेक्शंस की, जैसे डिप्थेरिया का, गैस गैंजरीन का, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से होता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी रेबीज़ के केस में भी कर सकते हैं हम। अगली, मिससेलेनियस कुछ इम्यूनिटी होती है, जैसे कंबाइंड इम्यूनाइजेशन, कॉम्बिनेशन होता है, जो कि कंबाइंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन का, जो कि एम्प्लॉय किया जाता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। जब साइमल्टेनियसली एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाए उसे कंबाइंड इम्यूनाइजेशन कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन जब तक कि एक्टिव इफेक्टिव नहीं हो जाती, इसलिए दोनों इकट्ठे भी दे सकते, तो इसे कंबाइंड इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। लोकल या फिर म्यूकोजल इम्यूनिटी, लोकल इम्यूनिटी एक्टिव होती है म्यूकस सरफेसेस पे, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में होती है म्यूकस सरफेस, रेस्पिरेटरी में और जेनाइटो यूरिनरी एरिया में होती है म्यूकोजा लेयर। नेचुरल इन्फेक्शन या फिर लाइव वायरल वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है लोकल इम्यूनिटी के तौर पे, जहाँ पे साइट ऑफ एंट्री है, जैसे कि गट्स के म्यूकोजा में, नेजल म्यूकोजा में, ठीक है, यहाँ पे साइट है जहाँ से क्या एंटर करते हैं भाई, पैथोजेंस एंटर करते हैं या फिर नॉर्मली वायरस वगैरह एंटर करते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। म्यूकोजल इम्यूनिटी मतलब यहाँ पे हम जो प्रिपेयर्ड वैक्सीन है हम उसे एडमिनिस्टर करेंगे म्यूकोजा की सरफेस पे, जहाँ जहाँ म्यूकोजा की सरफेस प्रेजेंट है। स्पेशल क्लास के एंटीबॉडीज़ यानी इम्यूनोग्लोबिन्स IgA एक दिए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकल इम्यूनिटी में। इसका एग्जांपल है ओरल पोलियो वैक्सीन, जो कि लोकल इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर, ठीक है, ओरल रूट के थ्रू दी जाती है। जो कि हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस एक कम्युनिटी की, मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में लोग रहते हैं उस पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी की ओवरऑल रेजिस्टेंस किसके खिलाफ, एक पैथोजन के खिलाफ। पैथोजन होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शियस होता है, जो डिसीज़ कॉज करता है। जब हर्ड इम्यूनिटी लो होती है तो चांसेस होते हैं कि एपिडेमिक इंक्रीज हो सकता है, महामारी बढ़ सकती है, ठीक है, उस सूटेबल पैथोजन की वजह से। इरेडिकेशन अगर आपको कम्युनिकेबल डिसीज़ का करना है तो वो डिपेंड करेगा हाई लेवल ऑफ हर्ड इम्यूनिटी की, लोगों में उसके खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं, रैदर देन द म्यूटिनी देन ऑफ इम्यूनिटी इन इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल की इम्यूनिटी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर्ड इम्यूनिटी से फ़र्क पड़ेगा अगर आपको एपिडेमिक को रोकना है तो। ओके, ये हमारा टॉपिक था इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के टाइप्स। दो टाइप थे, इन्नेट और एक्वायर्ड। इन्नेट बाय बर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ इंडिविजुअली पर्सन के, ठीक है, जैसे कि हमारे एपिथेलियल सरफेसेस पे स्किन हो गई, ठीक है, हमारे फिर स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती है, सलाइवा है जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे टीयर्स के अंदर भी एंजाइम प्रेजेंट था, लाइसोजाइम। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी जो कि पर्सन क्या है लाइफ टाइम में, ठीक है, लाइफ में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगेंस्ट डेवलप करता है जो इम्यूनिटी। एक्वायर्ड दो टाइप की थी, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव के अंदर बॉडी सेल्स यानी WBCs वगैरह हमारे बॉडी के जो सेलुलर इम्यूनिटी करते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, पैसिव में नहीं करेंगे। दोनों की दोनों नेचुरल और आर्टिफिशियल थी, दोनों में माइनर डिफरेंसेस थे। जैसे एक्टिव की नेचुरल, वो हम क्लिनिकल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन यानी पर्सन बीमार होगा फिर उससे एंटीबॉडीज़ बनेगी पर्टिकुलर डिसीज़ के खिलाफ, तो उसे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी बोलेंगे। एक्टिव आर्टिफिशियल किसे बोला गया था, जब हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, वैक्सीनेशन यानी वीक किल्ड या, ठीक है, वीक किल्ड या फिर हम कैसा पैथोजन दे रहे थे पर्सन वो बच्चे की बॉडी में जिससे वो इम्यूनिटी डेवलप कर पा रहा था, वो क्या थी, एक्टिव आर्टिफिशियल। फिर उसके बाद हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव में क्या है, पार्टिसिपेशन नहीं होता बॉडी सेल्स का। पैसिव दो तरीके की थी, पैसिव एक नेचुरल भी होती है, एक पैसिव कैसी होती है, आर्टिफिशियल। पैसिव नेचुरल में जो मदर के थ्रू ऑब्टेन हो रही थी बच्चे को, प्लेसेंटा के थ्रू, फीटस को, इन्फेंट को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स ऑब्टेन हो रहे थे बच्चे को। दूसरा
पैसिव के अंदर आर्टिफिशियल भी आती है, जिसके अंदर हम डायरेक्ट प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ देते हैं एंटी सीरम के थ्रू, ठीक है, या फिर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जिसको कि हमें फास्टली एक्ट करने के लिए चाहिए, जो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है जिनकी हमें, और ये बहुत शॉर्ट लास्टिंग होती है, ठीक है, ये याद कर लेना आप। फिर अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम व्हाट आर एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़।